नहीं ड्रम लिमिटेड का कंप्लीट करवा दो। मूविंग होता है जी। ऑनलाइन स्टोर से बात आ रही है। जब कहाँ तक पहुँचा था? ड्रम लिमिटेड का पेज नंबर बताइए, कहाँ तक पहुँचाया सर? इसके दो लेजर्स जरा बनवाएं जरा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का और डिविडेंड पेबल का। ये ऑनलाइन स्टोर आप लोगों ने किया? जी सर, ये डिविडेंड पेबल का जरा लेजर बोर्ड पे देखा जरा, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा तो जरा बोर्ड पे काइंडली देखा। रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड पेबल का जरा फोकस रखते हैं, बताएं रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर इस वक्त एज इट इज बैलेंस हो सकता है? क्या ये रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर इस पोजीशन में है कि सिर्फ बैलेंस कर लिया जाए? चार चीजें कम से कम होनी चाहिए सर। कौन सी चार? ओपनिंग, क्लोजिंग, टैक्स, टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड। तो फिलहाल सिर्फ इसमें क्या नजर आ रहा है? ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग हमने जीरो रख दी है, ओपनिंग क्लोजिंग है, लेकिन दो चीजें मिसिंग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अभी नहीं पता और डिविडेंड्स का भी अभी कौन सा डिविडेंड का नहीं पता, पेड का या डिक्लेयर्ड का? पेड का नहीं पता भाईजान, साथ तो पता तो है पेड का। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर में डिक्लेयर्ड आना है, पेड आना? तो पता पेड का नहीं है, आना डिक्लेयर्ड है। पेड का पता है मैं, पेड का नहीं पता। पेड इस लेजर में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पेबल का लेजर मौजूद है, इसका मतलब पेड और डिक्लेयर डिफरेंट होगा। चेयर पलटने से रुख सीधा करने में इजी होते हैं, यहाँ तो शुगर लगा। डिक्लेयर्ड और पेड डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि पेबल्स आ रहे हैं, तो पेड का पता है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में कौन सा डिविडेंड आता है? ये जरा नादिर वाला क्वेश्चन ढूंढो, नादिर का आंसर, सॉरी नादिर वाले क्वेश्चन के आंसर में रिटेन्ड अर्निंग्स लेजर में जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स लेजर में एक मिसिंग फिगर आई थी, उसके साथ एक पूरा सेंटेंस लिखा था आप लोगों ने। रिटेन्ड अर्निंग्स में कौन सा डिविडेंड आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड कब लेस होता है? जब डिक्लेयर होता है या पे होता है? लेकिन ये डिविडेंड पेड भी क्यों था? क्योंकि डिविडेंड पेएबल नहीं था। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है इस वक्त ड्रम लिमिटेड सामने, इसमें डिविडेंड पेएबल्स मौजूद है, इसलिए पेड और डिक्लेयर्ड डिफरेंट होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर डिफरेंस है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्लेयर्ड डिफरेंट आएगा। इसका मतलब फिर ये था कि पहले आप रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बैलेंस नहीं कर सकते। वो जो उसकी वजह क्या है? डिविडेंड भी मिसिंग है, डिक्लेयर्ड भी मिसिंग है, प्रॉफिट भी मिसिंग है, तो दो चीजें मिसिंग नहीं आ सकती। जब एक ही फिगर मिसिंग रह जाए बैलेंसिंग वही आ सकती है। लेकिन जरा डिविडेंड पेएबल की तरफ देखें, क्या इसको बैलेंस किया जा सकता है? इसकी चार चीजें कौन सी होती हैं? ओपनिंग, डिक्लेयर्ड, पेड एंड क्लोजिंग। तो कौन सी तीन फिगर्स आगे नहीं है? ओपनिंग, क्लोजिंग और पेड आगे है, डिक्लेयर्ड हम निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर पकड़े, आपने फिगर देखी होगी। अभी 900 क्या है और 700 क्या है? देखिए, अगर 200 पेएबल है, अगर 200 डिविडेंड भी पेएबल भी है, तो इसका मतलब 900 डिक्लेयर हुआ होगा, 700 अगर पे हुआ तो 200 भी पे करने वाला रहता है। लेकिन ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा इसकी एंट्री क्या हुई होगी?
और डिविडेंड जिस दिन डेबिट होता है उस दिन फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट साइड पे आता है। तो 900 आएगा या 700 आएगा, ये फर्क क्यों है दोनों में? क्योंकि पेबल का लेजर आ रहा है। अगर ये गरीब लेजर ना होता तो वही वो होता, वही होता। जी अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहे हैं कैसे? तो मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर पहले बैलेंस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, इसमें फिगर मिसिंग थी डिविडेंड डिक्लेयर्ड की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब कितना आ जाएगा? डबल टू 60। और हमें तो लेकिन चाहिए था बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स बनाने का तरीका क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस ऐड होता है या टैक्स पेड ऐड होता है? टैक्स एक्सपेंस ढूंढने जी कितना था? तो डबल टू 60। डबल टू 60 क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स हमें गिवन था क्वेश्चन में 650, रिवर्स जाना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर कितना होगा? 2910। ठीक है जी, क्लियर होगी? और किसी लेजर में मसला? बाकी तो मेरे ख्याल हो गई थी सारी चीजें। एनी अदर कंफ्यूजन जी? ड्रम लिमिटेड ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन आएगा? वॉल्यूम 1 निकाली गया, किसी ने कहा ही नहीं था। इस पेज पे क्वेश्चन दिया पेज नंबर 310 निकालें। ये शुरू किया कुछ से? किस मेथड से करना था? लिखा तो है नहीं, इसीलिए तो इंडेक्स से करना था सर। या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है तो सही। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो तो यकीनन क्वेश्चन अगर चाहे तो डायरेक्ट से हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट से कब करना है? जब क्वेश्चन में लिखा हो, वरना हमेशा अपने इंडायरेक्ट मेथड से। ये मुझे सिर्फ इसमें पहले 2-3 लेजर्स बनवा दें, उसके बाद फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डिस्कस करेंगे। ये फाइनली जरा डिविडेंड्स मेरे साथ एक दफा फिर डिस्कस करना है। शेयर कैपिटल, ये मुझे जरा फिगर्स दिखाइए। शेयर कैपिटल के ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन बताइए। जाने दे यार, सही बताइएगा यार। शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन 440 है, कैरेट डाउन 494 है। शेयर प्रीमियम बनवा दें, ब्रॉड डाउन 0 है, कैरेट डाउन 8 है। रिटेन्ड अर्निंग्स का बनवा दें, रिटेन्ड अर्निंग्स का है ब्रॉड डाउन 110 और कैरेट डाउन है 133। और एक डिविडेंड पेबल जरा बनवा दो। डिविडेंड पे भी है बीच में, ब्रॉड डाउन 2 है और कैरेट डाउन 4 है। तो पहले जरा ये 4 बातें जरा मैं सब करें, 4 लेजर्स के एंगल से, उसके बाद फिर अगर कोई रह गया जी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4 करवाएं कैसे किए। ये आपने कर लिया हो ना, ये मसला नहीं है कि आपने किया नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे से फिर सुन लेना। ये पॉइंट नंबर 4, पहले 5% कैश डिविडेंड है और फिर 5% बोनस डिविडेंड है। डेट्स दी हुई है, देयरफॉर अब हमें ये नहीं सोचना है कब डिक्लेयर हुआ। दोनों डेट्स देख के बताएं हमारे साल में डिक्लेयर हुआ। और जाने दे हमारा तो 15 रकम जुलाई 14 से शुरू हुआ ना हमारे जी। कैश डिविडेंड की एंट्रीज बोलना शुरू करें। कैलकुलेटर पकड़े, पहले फिगर बताएं। एक मिनट पहले फिगर बताएं। ये 5% मल्टीप्लाई किससे होगा? 440 से या 449 494 से? इस ट्रांजैक्शन साल के अंदर रिकॉर्ड हो गई होंगी, हम उन्हें बस तलाश कर रहे हैं कैश फ्लो के एंगल से। तो ये आंसर बना होगा मेरा ख्याल 22।
जी 22 की एंट्री पर डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो डेबिट इफेक्ट कहाँ आया? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और सेकंड इफेक्ट डिविडेंड पेएबल में क्यों गया? क्योंकि पेएबल का लेजर मौजूद है, डिक्लेयर हुआ। क्या ये डिविडेंड फिर पे भी हो गया? नहीं, क्या ये डिविडेंड फिर पे भी हो गया? ये कौन सा लेजर अब बताएगा खुद ही? ये पेएबल का लेजर बैलेंस करके खुद ही पता चल जाएगा इतना ही पे हुआ या डिफरेंट पे हुआ। ये हमारा बहस नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, हमने एंट्री कर ली। अगर पेएबल का लेजर मिलता ना तो फिर यकीनन यही 22 पेड भी होता है, हम फाइनेंसिंग में लिखते थे। लेकिन अगर पेएबल मिल गया है तो 22 वहां चला गया। बाकी अब पेड की फिगर आपको पेएबल के लेजर को बैलेंस करके मिल जाएगी, उसकी हमें अब टेंशन नहीं रही। बोनस शेयर्स पे बोनस शेयर्स का रेट कितना? वो भी 5% है। तो उस वक्त भी 440 शेयर कैपिटल था। जब कैश डिविडेंड होता है तो उससे शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आता। अगर इसे 22 वर्षा कर लिया रहे, अगर पहले बोनस शेयर्स होते तो 440 प्लस 22 हो जाना था ये। और फिर नेक्स्ट डिविडेंड जो होता है उसकी परसेंटेज उस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होती है जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन से पहले मौजूद है। ठीक है सर। लेकिन क्योंकि कैश डिविडेंड पहले था, उससे बोनस शेयर उससे सॉरी शेयर कैपिटल पे इफेक्ट नहीं हुआ। इसके बोनस शेयर्स की वर्किंग भी आप किस रेट किस अमाउंट पे ही करेंगे, और वही 5% अमाउंट रेट दिया हुआ, तो 22 की फिगर तो आ जाएगी। लेकिन अब ये 22 है क्या? बोनस शेयर्स हैं। बोनस शेयर्स की आप एंट्री मुझे क्या बताएंगे? डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाएगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर कैपिटल के लेजर में फिगर आ जाएगी। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश फ्लो में ये 22 नहीं आएगा, सिंपली बस अपने लेजर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी फिगर्स बैलेंस ही होनी है। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में एक फिगर और ढूंढ रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। ये बैलेंस करने से पहले ना सारी फिगर्स अवेलेबल हो जानी चाहिए, जो गिवन है वो इकट्ठी हो जानी चाहिए, ताकि मिसिंग फिगर फिर वही है जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67 इनकम स्टेटमेंट में दिया, क्या करें? कुछ फरमाना था? कौन सा 22? बोनस वाला 22 के पेबल के लेजर में ना जाएगा। कौन सा 22 पेबल के लेजर में चला जाएगा? कैश डिविडेंड वाला ही जाएगा, बोनस शेयर का कैश थोड़ा ना देना। बोनस शेयर में कैश की जगह क्या देना है? शेयर कैपिटल देना, तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन ही ना। बोनस शेयर डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बाकी मेरे ख्याल मिसिंग फिगर थी, बैलेंस हो जाएंगे पे लेजर। रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे ख्याल कंप्लीट बैलेंस हो गया। डिविडेंड पेबल में 20 रह गया, तो 20 कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल की मिसिंग फिगर बताइएगा। 32 और 8 बिल्कुल सही आपने बोला, इनका डिसीजन इकट्ठा होना है। मींस कितना कैश आया होगा तो ब्रेक हुआ क्या एंट्री बनी होगी? कैश डेबिट 40, शेयर कैपिटल क्रेडिट 32 एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम या शेयर कैपिटल और डिस्काउंट? पेज नंबर 308 होना जरा, वॉल्यूम 2। शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम हो या शेयर कैपिटल के साथ शेयर डिस्काउंट हो, इनका डिसीजन आपने इकट्ठा लेना है। ढूंढे जरा पेज नंबर 308 पे क्या था? शेयर कैपिटल की जगह क्या आ रहा था? शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम की जगह डिस्काउंट थी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू से कम पे बेचा है। असल में आपने कैश ढूंढना, तो अगर प्रीमियम पे बेचा होगा तो कैश ज्यादा होगा नॉमिनल वैल्यू से, और अगर डिस्काउंट पे बेचा होगा तो नॉमिनल वैल्यू से फिर कैश कम मिल रहा होगा। जी ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं कोई और अगर मसला इसमें रह गया, पेज नंबर 310 कंप्लीट होना चाहिए था वैसे। एक एंड में एक इन्वेस्टमेंट दी हुई है सबसे आखिर में, पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पर एक डिविडेंड इनकम लिखी हुई है। डिविडेंड इनकम का क्या किया आप लोगों ने? ये वैसे कल ही बात हुई है, ये कल ही बात हुई है। डिविडेंड रिसीवेबल ना होने की वजह से यही इनकम प्रॉफिट में से लेस हो जाएगी, और यही इनकम एज इट इज रिसीव के तौर पे इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। ये जिस तरह टेक्सीला में आखिरी पॉइंट आपने कल करवाया, डिविडेंड रिसीवेबल है कि है सर? इससे अगली लाइन पढ़े जरा। व्हीकल्स का जो गेन है 2, इसका क्या करेंगे?
ये दो लेस कर देंगे प्रॉफिट में से, और कैरिंग अमाउंट कितनी थी, तो कैश कितना आया होगा, तो 7 का क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे। लेकिन जो असल चीज है ना वो भूलना नहीं है, ये व्हीकल के लेजर में मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इकट्ठा ही दिया हुआ है, क्रेडिट भी होगा। पूरी डबल एंट्री है, कैश डेबिट 7, व्हीकल क्रेडिट 5 एंड गेन क्रेडिट 2। कैश 7 आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, व्हीकल 5 आ जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, और 2 गेन प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तरतीब बननी चाहिए। ठीक है जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे, इसकी एंट्री बताएं, इसकी एंट्री बताएं। कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट पा जाए, फिगर देख के बता नहीं फिर कैश डेबिट 13 कैसे, 10 + 3, 10 + 3, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 10 और 3 फिर गेन, तो कैश 13 आएगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टमेंट के लेजर में 13, सॉरी 10 इन्वेस्टमेंट के लेजर में, 10 क्रेडिट साइड पे, और 3 गेन जो है फिर प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग इक्विटीज में से माइनस हो जाएगा। तो पूरी तरतीब कर ली है, बाकी कोई इशू ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अदर इनकम में जो गेन है, गेन्स प्रॉफिट में से लेस होंगे, और जो कैश आया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है। चलिए 2 क्वेश्चन जरा नोट करें, चलें क्वेश्चन एक रखें। ये जो मैं इस वक्त क्वेश्चन दे रहा हूँ आपने ये कल मुझे सेपरेट पेज पे सॉल्व करके देना। पेज नंबर ढूंढना जरा, वॉल्यूम 2 में जरा। पेज नंबर 344। तो मुझे बड़ा गुस्से से घुरा गया, मैंने कहा जरा मैं डेबिट कार्ड को रास्ते में नेट ऑफ कर दूंगा। पेज नंबर 344 पे किस नाम से सवाल है, इस क्वेश्चन का क्या करना आप लोगों ने, ये काइंडली प्लीज सॉल्व हो जाना, मैक्सिमम इसमें सॉल्व हो जाना। ये तो कभी भी नहीं होगा कि 100% फिलहाल सॉल्व हो जाए, लेकिन ये अब कभी भी नहीं होगा कि आपका 95% से कम सॉल्व हो। तो काइंडली प्लीज कंप्लीट करना, मुझे अपने ये एक्स्ट्रा पेज पे जाते हुए ले लीजिएगा आंसर शीट, कल फिर आंसर शीट मुझे देनी है। सेकेंडली एक थोड़ा सा काम और करना, 2 पेजेस जरा पढ़ना, ये क्वेश्चन तो लंबा नहीं है, इट विल नॉट टेक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे। 2 पेजेस जरा थ्योरेटिकली पढ़ने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हवाले से। मेरी तरफ जरा देख के बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कौन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ना नाम एग्जामिनर कभी कभी डिफरेंट रख देता है, तो वो भी इंशाल्लाह पे डिस्कस कर लेंगे। वर्ड्स का ही है, पेज नंबर 132 और 133, ये 2 पेजेस भी पढ़ने हैं। इनमें एक दो जगह शायद फिर इश्यूज आए, फिर मैंने डिस्कस करना। कौन कौन सा पेज कह रहा हूँ, 132 एंड 133 पूरा पढ़िएगा, अंदाजा है मुझे जहां जहां इश्यूज है, आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर उसको भी डिस्कस करना। तो कौन कौन से होमवर्क्स होगा, तो टेस्ट मेरा ख्याल है अब ये जो छुट्टियां आ रही है उसके बाद ही दे दीजिएगा। मीन वाले जरा 2-3 दिन प्रैक्टिस और करना, क्वेश्चन अब अपने रोज करता रहना, कोई ना कोई कैश होगा ताकि भूले ना। पेज नंबर फिलहाल निकालना है 243, इसी से मिलती जुलती तरह एक स्टोरी और शुरू करो। आपकी बाकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी कल तक। पेज नंबर निकालने 243, और जो मैंने अभी कहा है वो जहन से निकाल दें, और आपके भी गए बात कभी जहन में आए तो अब हरगिज बात नहीं होनी चाहिए। जब कंपनी लॉ खत्म नहीं हुआ तो अजीम करें अकाउंटिंग खत्म होके दोबारा शुरू हो चुकी है। लग रहे हैं सर, लेकिन सुना मैंने ये है, ये मेरा ख्याल कंफर्म न्यूज है, जो बीबीसी भी कल आई है, इस दोपहर के बाद आप फ्री हैं, तो वो मैं भी आपको कंफर्म करता हूँ। तो एक हेडिंग होने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो आपने मेरे साथ लेजर बनाने सीखे हैं कैश फ्लो में, प्लीज सीखें सर, उसी के एक फर्दर एक्सटेंशन होनी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ नई टर्म्स आएंगे बीच में,
तो पेन रात में रखने, फर्स्ट पेज पर सब पेज नंबर ही बता दो यार, रिपीट कर दें यार, मौलाना की तरफ देख के जरा बता दें यार। 243, ये पेज नंबर 243 है, क्या लिखा नजर आ रहा है? ये जस्ट एज इट इज इन वर्ड्स पर जरा गौर करें, ये क्या लिखा हुआ? मेरा तो ख्याल है इनकम मींस होता है रिसीट, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पेमेंट। कभी आपने वर्ड सुने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? कहाँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज है? एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना सीखा हमने। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेरी तरफ देख के बनाया, जरा लेजर फॉर्म में अगर बन रहा हो तो कैसे बनाओगे? ब्रॉड डाउन दो हो सकते हैं उसमें, बैंक बैलेंसेस भी, डेबिट साइड पे रिसीट्स होंगी, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होंगी, और फिर 2 सीडी भी हो सकती है। 4 चीजें क्या? ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, रिसीट, पेमेंट। तरतीब सही है, तरतीब सही है। ब्रॉड डाउन, रिसीट, पेमेंट्स, कैरी डाउन। इन्हीं को हमने जरा हेडिंग्स के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स में लिखना सीखा है कैश फ्लो में। लेकिन यहाँ वर्ड्स क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने क्या वर्ड बोला? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल्स ना हो तो फिर इनकम ही रिसीट होती है, और इसी तरह अगर ओपनिंग क्लोजिंग पेबल्स ना हो तो एक्सपेंसेस ही पेमेंट होती है। तो ये कुछ जरूरी नहीं इनकम्स ही रिसीट हो और एक्सपेंसेस ही पेमेंट्स हो। तो यहाँ क्या वर्ड्स लिखे हुए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लगा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं या रिसीट्स और पेमेंट्स आती हैं? तो ये सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात होने लगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक प्रॉफिट एंड लॉस टाइप बात पे वापस जा रहे हैं। लेकिन ये बात क्यों हुई है ये अब जरा आगे चलेंगे। असल में अभी तक जितनी हमने अकाउंटिंग पढ़ी है ये थी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट अगर बिजनेस से कमा रहा है तो उसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपने बनानी सीखी है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है? तो मेन कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी का शायद डिफरेंस आएगा। तो जरा अब नेक्स्ट स्टोरी पहले पढ़ने, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या चीजें बताता हूँ। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट नॉट इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट्स। तो इनको क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक वर्ड लिखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। होती हैं वैसे? कोई एग्जांपल? ये आईकैप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए आईकैप बना। अगर आईकैप ना होता तो आप लोगों का सीए का ख्वाब अधूरा रह सकता था। तो आईकैप इसलिए बना है ताकि वो नौजवान जो सीए करना चाहे उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है सर। आईकैप बेचारा आपकी सब्सक्रिप्शन से चलता है। अब देते हैं सब्सक्रिप्शन, आईकैप को बिजनेस तो नहीं कर रहा, आपकी सहूलत के लिए चल रहा है, इसलिए आपसे सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी ले लेता है। आपने पेपर देने होते हैं, आपको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि आप वहां बैठ के आराम सुकून से पेपर कर सकें, तो वो जगह ढूंढने के लिए आपके बिहाफ पे थोड़े से पैसे ले लेते हैं। और क्या करता है आईकैप? आप आईकैप को फैसिलिटेट कर रहे हैं आप सीए कर सकें। तो आईकैप बनने का, आईकैप का वाहिद मकसद क्या है? वो नौजवान जो सीए का ख्वाब देख रहे हैं उनके उस ख्वाब को हकीकत में कन्वर्ट किया जा सके। आई होप कि मुझे ये बात समझ आई हो, आपको तो आ गई। ये सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये किन किन नामों से हो सकती हैं? पढ़े आगे, पढ़े लिखा हुआ है। एक क्लब, सोसाइटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, एनजीओस, हॉस्पिटल्स। ये शौकत खानम हॉस्पिटल टाइप है। अच्छा वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ये मतलब नहीं होता, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो सबके लिए फ्री नहीं होगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले लेंगे, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे फिर उनसे नहीं लेंगे, और जिनसे पैसे लिए होंगे वो फिर उनके इलाज वक्त वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये 100% चैरिटेबल शायद होना भी नहीं चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे चार्ज किया जाता है, और जो डिजर्विंग होते हैं उन पे फिर लगाया जाता है। तो फंडिंग रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो पैसों से चलेंगे, लेकिन इनका मकसद ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमा के जो इनके मेंबर्स हैं, मींस फॉर एग्जांपल जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया तो ये प्रॉफिट वो ड्रॉ कर लें, उसमें से डिविडेंड ले लें। अगर प्रॉफिट हो भी जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में ही इन्वेस्ट होता रहता है, उसी के लिए फायदे के लिए होता है। अगर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर प्रॉफिट हो जाए तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स होंगे, उनका राइट बनता है कि डिविडेंड लें। अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है वो ड्राइंग्स कर सकता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फिर ड्राइंग्स का या डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर ये कमा भी ले तो वो री इन्वेस्ट हो जाता है इसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल सीखेंगे कि जो जिन नामों से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ वर्ड्स का फर्क है, टर्म्स का फर्क है। लेफ्ट साइड पे पढ़े स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी वर्ड सुना आपने? ये वर्ड रिप्लेस हो जाएगा बाय द नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम बदल के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। अभी अकाउंट लिखा है वर्ड, तो ये लेजर फॉर्म में भी बन जाता है, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो कोई डोनेशन मिलेगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को या मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन देंगे, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होगी? वो इनकम होगी। और भी फंड रेजिंग एक्टिविटीज मैं भी बताता हूँ कहाँ से इनकम आ सकती है। लेकिन आप ये बताएं, अगर लेजर फॉर्म में फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाए तो आपका जहन क्या कहता है? इनकम्स किधर होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर्स किधर होनी चाहिए? इनकम्स पहले लिखी हुई है, देयरफॉर डेबिट साइड पे होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर बाद। इनकम्स क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और एक्सपेंडिचर सारे डेबिट साइड पे। एक हॉस्पिटल जहन में रखने, डिफरेंट एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जहन में रखने स्टोरी को पढ़ते हुए, तो जहां से उसे डोनेशंस या पैसे मिले हैं वो इनकम्स, और अगर हॉस्पिटल है तो सैलरीज उसने देनी है अपने एम्प्लॉइज को, देनी है सैलरी, डॉक्टर्स को सैलरीज, बिल आएंगे, मेंटेनेंस होगी, सारे खर्चे होने। तो अगर इनकम्स का सम, जितनी भी इनकम्स होंगी उसके लिस्ट बना लिया करेंगे। अच्छा, इसमें कोई अदर इनकम अलग हेडिंग नहीं होगी, जितनी भी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट साइड पे लिख लिया, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उन्हें डेबिट साइड पे लिख लिया। अगर इनकम्स ज्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से, कंसंट्रेट करें, अगर इनकम्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, फॉर एग्जांपल इनकम्स का सम आया है 1 मिलियन और एक्सपेंडिचर्स का सम आया है 8 लाख, क्या किससे ज्यादा है? तो ये लेजर बैलेंस कैसे होगा? क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। प्रॉफिट है या लॉस है? इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट टाइप चीज है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस। तो सरप्लस कब आता है? जब क्रेडिट साइड का सम डेबिट साइड से ज्यादा हो जाए, इन अदर वर्ड्स इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए। और अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तब ये कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, ये फिर लॉस की जगह कहलाएगा डेफिसिट। तो अगर लेजर फॉर्म में बनाया जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम्स किधर आएंगी? क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंसेस किधर आएंगे? अगर इनकम ज्यादा होंगी तो क्रेडिट बैलेंस सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट बैलेंस डेफिसिट होगा। तो प्रॉफिट का वर्ड किससे बदल जाएगा? सरप्लस से, और लॉस का वर्ड बदल जाएगा बाय द नेम ऑफ डेफिसिट। लेकिन ये जो मैंने लेजर फॉर्म में लिखा है, इसे समटाइम्स आप देखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखा होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। हम फिर कैसे बनाएंगे, अभी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पता दोनों तरह तरीकों से होना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के 2 फॉर्मेट सॉर्ट ऑफ पहले आप, लेजर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, और स्टेटमेंट फॉर्म में अगर बनाया जाएगा तो पहले क्या लिख लेंगे? इनकम्स लिख लेंगे, इनकम्स की लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या लिख लेंगे? एक्सपेंडिचर्स लिख लेंगे, उसकी लिस्ट बना लेंगे। दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, माइनस कर देंगे,
और अगर इनकम ज्यादा होंगी तो सरप्लस कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा तो एक डेफिसिट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मेट इसके दोनों तरह से होते हैं, कैसे भी और कैसे भी। लेजर फॉर्म भी हो सकता है और स्टेटमेंट फॉर्म भी हो सकता है, आपके पास बने हुए, इसलिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइनली क्या चीज है? ये प्रॉफिट एंड लॉस है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रादर देन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। सिर्फ फर्क रखने के लिए शायद। देन मैंने 2-3 बातें और की, वो भी पढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट का नाम क्या हो गया, लॉस का नाम, इस तरह कैपिटल या इक्विटी होती है अगर बिजनेस हो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है मिला, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स। अब शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वैसे शेयर्स नहीं है इसमें, तो इसके लिए एक वर्ड जरा बदल जाता है। इसको जरा आगे ढूंढ के वर्ड्स अंडरलाइन करने, तीनों वर्ड्स में कौन सा वर्ड किससे बदल रहा है? ये तीनों में एक फंड वर्ड कॉमन है, फंड ढूंढने जरा। फिर उसे जनरल फंड भी कभी बोल देते हैं, कभी इक्विटी भी बोल देते हैं, कभी एक्यूमुलेटेड फंड भी बोल देते हैं। क्या वर्ड किसके साथ बदल गया है? कैपिटल या इक्विटी का वर्ड फंड के साथ बदल जाता है। फिर वो डिफरेंट पर्संस में इक्विटी फंड, जनरल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड होता है। ये फिर इसकी क्या सारी स्टोरी वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जरा लाइन में, वहां हेडिंग इक्विटी की जगह कैपिटल फंड या जनरल फंड वगैरह वर्ड होगा। किस जगह, किसकी जगह क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जहां इक्विटी हेडिंग लिखते हैं वो हम इक्विटी फंड या कैपिटल फंड या जनरल फंड वगैरह वर्ड का साथ एक फंड वर्ड होता है, तो उसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है। देन मैंने भी आपके सामने वर्ड बोला था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं? नहीं, कैश फ्लो उसी से बनी है, लेकिन असल में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या था? पेज नंबर 105 पे जाएगा, वो कम अगर कैश और बैंक को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था। फिर मैंने ये कहा था इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो वो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जरा ढूंढने जरा 105 पेज, 105 पेज के स्टार्ट में जाना, स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे है, हाउएवर ढूंढे। However, cash flow is prepared to present receipts and payments to shareholders। तो इस तरह की बात होगी। हाँ, इससे अगली लाइन पढ़ दो। Therefore, always consider cash flow statement as a just like a receipt and payment account। फिर आगे ये लिखा होगा receipt and payment account means combined cash and bank account। तो combined cash and bank account is called as receipt and payment account। और उस receipt and payment account को statement form में लिखना है तो फिर वो cash flow statement। ठीक है, दोबारा जरा receipt and payment account में लाएगा। इसमें ब्रॉड डाउन होते हैं किसके? कैश एंड बैंक का, कैश इन हैंड का और बैंक ओवरड्राफ्ट का। और थोड़ा सा और जब आगे गए थे पता चला था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी हो सकता है। कौन से डेबिट बैलेंसेस है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का तो अपोजिट साइड पर रहता है। तो सिंपली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मींस अ कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट। और पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ने की कोशिश की थी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बन जाती है। क्लियर है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? देन लिखा हुआ नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी पर्पस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन क्या? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका काम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है रादर देन के प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन अगर प्रॉफिट कमा लें तो फिर भी बिजनेस में ही रहे। देन आ जाए सोर्सेज ऑफ इनकम। इन ऑर्गेनाइजेशंस में कहां से इनकम हो सकती है? नंबर 1, मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन फीस। सबसे पहले कुछ लोग कम से कम इनिशिएटिव तो लेंगे ना। एक नया हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल बनाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू होनी है, कुछ लोग इनिशिएटिव लेंगे कि ये बनाना है, तो वो जो लोग बनाने का इनिशिएटिव लेंगे वो मेंबर्स कहलाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो फिर वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बाद में जो और लोग मेंबर्स बनना शुरू हो जाएंगे फिर उनसे भी कंट्रीब्यूशन आएंगी। उसको क्या बोलते हैं? मेंबरशिप फीस भी या सब्सक्रिप्शन फीस। जिस तरह आप हैं, नौजवान मेंबर बने हैं सीए का आई कैप पे, तो फिर आई कैप को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन फी पे करें। आई कैप ध्यान में रख के बताएं, सब्सक्रिप्शन फीस इनकम है एक्सपेंस है? और आपकी? ठीक है, आई कैप की इनकम है।
आगे चलें सर। फिर अगर कोई सरप्लस पैसे बच जाए इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उसको फिर इन्वेस्ट करने का एक रिवाज होता है। किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसने किसके ले लिए, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी के शेयर ले लिए, किसी बैंक में रखवा दिए, ताकि फर्दर इनकम कमाई जा सके। तो ये भी एक सोर्स ऑफ फंडिंग हो सकती है किसकी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर डोनेशंस, डोनेशंस यहाँ इनकम है या एक्सपेंस है, किसको मिल रही है, किसी ने डोनेशन के तौर पर पैसे दे दिए, हमारी तरफ से रख लें, अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेगेसी के साथ लिखें विरासत। कुछ लोग ये भी होते हैं जो अपनी जिंदगी में विरासत के तौर पे लिखवा देते हैं कि हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी जो एसेट्स बचेंगे हमारे बाद, उसका फॉर एग्जांपल कुछ हिस्सा इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाना चाहिए, ताकि हमारे लिए वो सदका जारिया बन सके और हमें उसका बेनिफिट हमेशा मिल सके। ठीक है सर। एंट्री बताइए, किसी शख्स से अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को विरासत में कैश मिला तो क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट लेगेसी इनकम क्रेडिट। तो प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी डेबिट लेगेसी इनकम, ये इनकम बननी है। किसके पैसे, किसको, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी किसी हॉस्पिटल को, उसने कहा मेरी जमीन है तो मेरी जमीन इस हॉस्पिटल को दे दें, इसने एक्सपैंड होना तो एक्सपेंशन इधर कर लेगा। कोई इक्विपमेंट दे दिया, तो गाड़ी आ गई, इस हॉस्पिटल को गाड़ी दे देगा मेरे जाने बाद, गाड़ी डेबिट लेगेसी इनकम नहीं दिल मान लो। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनकर सोचें कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है शायद हम दे, अभी कहाँ है। लेगेसी क्या होती है, विरासत के लिए वर्ड, और लेगेसी इनकम बन जाएगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन लिखा सपोर्टिंग एक्टिविटीज। फिर अपने इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज भी की जाती है। मसलन फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, उसने अपने हॉस्पिटल में कुछ एरिया में खाली था, एक मेडिकल स्टोर बना लिया। मेडिकल स्टोर बना के क्या होगा, फिर मेडिसिन बेचेंगे, जो लोग अफोर्ड कर सकते होंगे उन्हें पूरी प्राइस से बेच देंगे, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे उन्हें शायद फ्री ऑफ कॉस्ट से देंगे या सब्सिडाइज्ड रेट पर देंगे। तो एक हॉस्पिटल ने अगर मेडिकल स्टोर बना लिया तो इसका क्या मकसद है, वहां से भी कुछ पैसे कमा के हॉस्पिटल के मकासद के लिए इस्तेमाल हो सके। ठीक है सर, समझ आ रहा है ना प्लीज। देन लिखा फंक्शंस करवाए जाते हैं। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन वो कंजूस से होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कंजूस होते हैं। ऐसे लोगों से फिर पैसे निकलवाने का तरीका ये होता है कि कोई कॉन्सर्ट रखें, तो मेरे जैसे लोग फिर भाग के 20,000 की टिकट ले लेते हैं और कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं, और 20,000 उन्हें मिल जाता है, उस 20,000 से अपने हॉस्पिटल की एक्टिविटीज करवा लेते हैं। तो सही बताया मैंने जहाँ, तो मेरे जैसे लोगों से पैसे निकलवाने का लोगों ने एक तरीका निकाला। सर नहीं देते ना मेरे जैसे, आप जैसे नेक लोग तो अपनी आखिरत के लिए दे देंगे, मेरे जैसे अल्लाह माफ करे गुनहगार लोग आखिरत को भूल बैठे हैं। इस तरह का कुछ शगुन मिला होगा तो जेबों से लाखों भी निकाल देते हैं, और कोई अगर गाड़ी में शीशे पे नॉक करे तो उसे कह देते हैं अल्लाह अल्लाह भला करे। आपकी बात नहीं हो रही है, आप तो अभी तक पढ़ रहे थे, आपको सीधा से लग रहा था यार अच्छा काम हो रहा है, तो मेरे जैसे लोगों को इससे परवाह ही कोई नहीं। तो मेरे जैसे लोगों से पैसे निकलवाने के लिए लोगों ने क्या तरीका रखा हुआ है, फंक्शंस करवाते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, फंड रेजिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पे टिकट रख लेते हैं महंगी सी। मेरे जैसे लोग उस चक्कर में जाके पैसे दे देते हैं, वो पैसों से अपना फायदा उठा लेते हैं। ठीक है यार, नहीं सुना कभी ऐसा आपने, शरीफ लोग हैं आप लोग, मेरे साथ रहेंगे तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला आपको बचाए, अल्लाह करे ये वक्त जल्दी से गुजर जाए ताकि आपको मैं और खराब ना कर सकूं। कैफेटेरिया, सर कैफेटेरिया क्या होता है, देखा होगा फैक्ट्रीज हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स बनी होती हैं, तो उसमें भी वंस अगेन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले लेंगे, और जो डिजर्विंग होंगे, अब इनका मकसद क्या है, इन तीनों चीजों की बातें नहीं है, अपनी मेन एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए और कहीं से पैसे इकट्ठे हो, ठीक है, ताकि सही तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सके। जैसे कहते हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, हेडिंग क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से फंडिंग आ सकती है, जरा रिपीट करने, कहाँ कहाँ से आ सकती है, सब्सक्रिप्शन फी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, डोनेशन हो सकती है, लेगेसी हो सकती है,
और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस। एक होती है इसके सालाना मेंबरशिप दें, जिसमें आप लोग इस वक्त मेरा ख्याल है एनुअल देते हैं। एक फिर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस कर देती हैं कि एक ही दफा अपनी पूरी लाइफ की सब्सक्रिप्शन दे दें। मसलन फॉर एग्जांपल, हर शख्स अपनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिटरमिन करे। नहीं मतलब सीरियस बात कर रहा हूँ, अंदाजा ही होता है बाद में एस्टिमेट चेंज हो सकता है। और फॉर एग्जांपल एक शख्स ने अपनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिटरमिन की कि 10 साल होगी, तो वो 10 साल की सब्सक्रिप्शन उसने डिवाइड करके देनी थी हर साल, वो एक ही दफा दे दे। आप जरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले बने, रिलैक्स होकर क्या एंट्री करेगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कैश डेबिट। अब ये 1 साल की इनकम नहीं है, ये अनअर्न्ड इनकम है, ये फिर 10 सालों में डिवाइड की जाएगी। बात 10 सालों का कैसे पता चलेगा? एस्टिमेट किया जाएगा, और जिस तरह यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स की एस्टिमेशन में चेंज आ जाता है, तो इस तरह हो सकता है अगले साल ही, 20 साल बाद ही, तो एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ मेंबरशिप? एक ही दफा अपनी जिंदगी की रिमेनिंग जो बनती है वो लमसम दे दें, बाद में उसको हम इनकम बनाते रहेंगे, आप रिलैक्स हो गए। कौन रिलैक्स हो गया पैसे देने के बाद? जैसे आई कैप आपसे कही यार, आप लोग क्या हर साल में बेचारे टेंशन लेते हैं, बैंक में जाते हैं, जमा कराते हैं, जो लोग देना चाहें इकट्ठी एक दफा दे दें। ठीक है, फिर आप एस्टिमेट अपना अपना करेंगे, हर शख्स अपना अपना अंदाजा लगाएगा, बेस्ट एस्टिमेट लगाएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो फिर दूसरी भी होती है, आप सालाना दे दो। मेरे गुस्से से क्यों देख रहे? अच्छा आप बताइए, लाइफ मेंबरशिप फिर क्या होगा? यही यार, यही हो सकता है। नीचे के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है नीचे? जल्दी से क्या बना हुआ है? टी फॉर्म में बना हुआ, स्टेटमेंट फॉर्म बना हुआ। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा नजर आ रहा है? और जाने दे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कौन सी? क्रेडिट साइड पे क्या लिखा नजर आ रहा है? और डेबिट साइड पे, सरप्लस डेबिट साइड पे लिखा क्यों नजर आ रहा है? जब इनकम ज्यादा होंगी तो क्रेडिट बैलेंस है, और डेफिसिट डेबिट साइड पे क्यों? एक्सपेंसेस के ज्यादा होने की वजह से। और अगर इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना हो तो मेरी तरफ देख के बताएं जरा कैसे बनेगा? इनकम्स, एक्सपेंसेस, सरप्लस या डेफिसिट। लास्ट टू लाइंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, ये तो मैंने बात कर दी। कैपिटल के लिए पहले भी बात हुई थी, कैपिटल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, बोल दें। तो इस स्टोरी में उसी उधर ही है, आपकी तरह नहीं कोई, फर्स्ट पेज पर। इन क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस आएंगे, इनका बहुत सा कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है जो कैश फ्लो में हुआ है। कुछ लेजर्स वगैरह बनने, उनमें से एक इंपॉर्टेंट लेजर जो बार बार बनेगा, या शायद हर क्वेश्चन में ही बनेगा, वो होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेंबर्स का अकाउंट है। मेंबर्स कौन होते हैं? जिनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, मेंबर्स अकाउंट। हम इससे करते हैं, इस सारी बहस को समझने के लिए आई कैप की एग्जाम्पल सामने रख लेते हैं, और हम इस वक्त आई कैप बन के अकाउंटिंग करेंगे, आई कैप में अकाउंटेंट के तौर पर काम करेंगे, और आई कैप ने अपने मेंबर्स का हिसाब रखना है, मींस आई कैप आप लोगों का हिसाब रखना है। तो हम इस वक्त कहाँ अकाउंटेंट है? आई कैप में अकाउंटेंट है, और मेंबर्स की जो फीस है उसके हवाले से अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं। तो वही जो मेंबरशिप फीस है वही सब्सक्रिप्शन फीस कहलाती है। आप लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? अरे सब्सक्रिप्शन ही बोलते हैं आप लोग, एनुअल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो मेंबरशिप फीस जो है वही सब्सक्रिप्शन फीस है। लेकिन आप एक स्टूडेंट मेंबर के तौर पर पे कर रहे हैं, फिर जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट के तौर पर मेंबरशिप दे रहे होते हैं। तो मेंबरशिप फीस सिंपली मींस सब्सक्रिप्शन फीस की बात हो रही है। मैंने एक वर्ड लिखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक लेजर है ये, जिसमें हमने मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग करनी है। कंसंट्रेशन से मेरे चंद वर्ड सुन लिए, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बन जाना। आपने मेरे से कभी ये वर्ड सुने कि डेटर्स का और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का इकट्ठा लेजर बन सकता है? उसको मैंने एक नाम दिया था, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट मींस कि कौन कौन सा लेजर इकट्ठा? डेटर्स का और पूरे लफ्ज, एडवांस टू सप्लायर नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से या तो पैसे बाद में मिलने होते हैं, सेल के रिसीवेबल हो जाएंगे, और या कस्टमर से सेल से पहले अगर पैसे मिलेंगे तो वो एडवांस होता है। तो किन दो लेजर्स को इकट्ठा करके अगर बात की जाए तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है। अब इसमें मेन पॉसिबिलिटी सुनो, क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है?
और सर जी हो सकता है मीनिंग रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, डेटर का रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, नहीं वर्ड इधर बदल रहे इधर तो ये होगा। इसका कोई ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, क्या मीनिंग होगा इसका? एडवांस फ्रॉम कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस। सेल किधर होगी इस लेजर में? नहीं, सेल इस लेजर में किधर होगी? क्रेडिट साइड पे सेल होगी अपने लेजर में, डेटर्स का लेजर हो या एडवांस का लेजर हो, सेल डेबिट साइड पे ही होती है। चीजें बेचने से या रिसीवेबल बढ़ जाएगा या एडवांस खत्म हो जाएगा। सेल तो क्रेडिट होती है, इस लेजर में डेबिट होगी। एंट्री बोला जरा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, हम शॉर्ट वर्ड में बोल लेते हैं। अगर पूरे वर्ड से कहना है डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल क्रेडिट। कैश किधर होगा इस लेजर में? और कैश तो डेबिट होता है, तो ये भी तो उसी का लेजर है, तो कैश डेबिट डेटर्स। बैड डेट्स हो सकते हैं, रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। सेल रिटर्न की एंट्री बोला, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर एंड में और डेफिनेटली चीजें हो सकती हैं, वो चेक डिसऑनर वगैरह हो सकता है, आपने सुना हो। क्लोजिंग रिसीवेबल भी हो सकता है, सही बोला मैंने, और क्लोजिंग एडवांस भी हो सकता है। क्लोजिंग रिसीवेबल का मतलब रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स का, सॉरी रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स का क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग एडवांस का मतलब मेंबर से, सॉरी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स का रिसीवेबल और एडवांस का बैलेंस भी एंड में उसी तरह हो सकता है जिस तरह ब्रॉड डाउन बैलेंस था। कभी इत्तेफाक हुआ है सारे लेजर बनाने का? किस चीज का? डेफिनेटली मैं यही बात करूं कि कभी कोई बिल्डिंग बनाने का इत्तेफाक हुआ आपको? पिछले दिनों में हम बिल्डिंग बना रहे थे ना, समय मशीनें बनाते थे, पिछले दिनों में एक जेट भी बनाया हमने, तो आपको क्या पता लेजर क्या होता है? अभी कल परसों यही सीख रहे थे कि एक इस तरह से बनाया जाए तो जहाज उड़ना शुरू हो सकता है, यही करा था। और अगर इसे बटन खोला जाए तो कबूतर निकल आता है, यही बातें हो रही थी। लेजर कहाँ बनाया हमने? ये डेटर कंट्रोल अकाउंट कभी देखा है आपने? अभी देखा सर, इससे पहले तो कभी नहीं देखा, आज देखा। अब डेटर कंट्रोल अकाउंट आपने जहन में रखना है, और मैं अभी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझाने लगा। सबसे पहली बात, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह एक डेटर कंट्रोल अकाउंट होता है। मीन्स से जिस तरह एडवांस, जिस तरह रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर होता है, इसी तरह रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स भी हो सकता है। नॉर्मली तो शायद आप लोग एडवांस में पैसे देते हैं, लेकिन आप इसलिए देने पर मजबूर हैं क्योंकि आप शायद पेपर बना नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो मेंबर्स क्वालिफाई कर जाएं, वो अगर फीस ना भी दें तो वो डिग्री हासिल कर चुके होते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप लोग तो नहीं देंगे तो शायद पेपर के लिए एलिजिबल ही ना हो, लेकिन जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो यकीनन आप जैसे लोग टाइम पे पैसे दे देंगे। लेकिन मेरे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर आई कैप का क्या होगा, रिसीवेबल होगा या पेबल होगा? तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने पैसे टाइम पे नहीं दिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह दे देंगे, वो फिर ब्रॉड डाउन रिसीवेबल के तौर पर हो जाए। और आप जैसे लोग जो एडवांस में आई कैप को पैसे देना चाहते हैं ताकि आई कैप के फंक्शनिंग में कोई खलल ना आए, कोई मसला ना पड़े, तो उन लोगों का बैलेंस क्या कहलाएगा? एडवांस फ्रॉम मेंबर्स। कस्टमर का वर्ड बदल रहा है, किन वर्ड से? व्हाट इज दिस 10,000? रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5,000? एडवांस फ्रॉम मेंबर्स। क्या मतलब एडवांस फ्रॉम मेंबर्स? एसेट लायबिलिटी किसके एंगल से सोच रहे हैं? हम लोगों के एंगल से नहीं सोच रहे, हम ऑर्गेनाइजेशन के एंगल सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई कैप, मेंबर से पैसे रिसीवेबल है और मेंबर्स को पैसे, मेंबर से पैसे एडवांस में मिले हैं, ठीक है सर। अब डेटर अकाउंट आप ध्यान में रखें, सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज हमने देखी, बिल्कुल सिमिलर तकरीबन हो जाना जहां जहां हो सकता है। अगर कस्टमर से पैसे हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट
डेटर क्रेडिट, और अगर मेंबर से पैसे हैं तो कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। फिगर्स में अज्यूम करते हैं। कस्टमर से पैसे हैं तो एंट्री दोबारा बोला, कैश डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट। मैं ये कहना चाहता हूँ ये डेटर अकाउंट का नाम बदल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ। आपने डेटर अकाउंट कंट्रोल अकाउंट इसलिए बनाया ताकि कस्टमर्स का हिसाब रख सकें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट किसलिए बंदा ताकि मेंबर्स का हिसाब रख सकें। तो द एंट्री विच इज कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट बदल के क्या होगी, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई मेंबर्स बैंक से पैसे दे दें, बाय चेक पैसे दे दें, तो बैंक डेबिट ये लफ्ज फंसा हुआ सही नहीं बोला गया, दोबारा एक दफा ट्राई बीच में रह जाता सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक दो दफा बोलना पड़ना वरना ये बीच में फंसा रहता है। तो बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फॉर एग्जांपल कुछ मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर कनाडा शिफ्ट हो गए और आई कैप की उनसे पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। डेट्स डेबिट, अगर बैड डेट्स वैसे हो जाए तो एंट्री क्या होती है, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट की जगह बैड डेट्स डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीस के बैड डेट्स हो गए। सेल रिटर्न वाली मैंने एक बात की थी जो यहाँ डेफिनेटली नहीं होगी, और आई कैप अगर आप ध्यान में रखें तो डिस्काउंट अलाउड वाली तो बहस करना मुनासिब नहीं। मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि बनती नहीं है, आई कैप आपको सपोर्ट कर रहा है तो उससे डिस्काउंट देते कितना अजीब लगेगा, सर्विसेज दे रहा है। एंड ऑफ द ईयर का क्या एंड ऑफ द ईयर कुछ मेंबर से रिसीवेबल हो सकता है, सर जी हो सकता है सर। क्या एंड में कुछ एडवांस भी हो सकता है। 8000 क्या लिखा मैंने और 4000 क्या लिखा, 8000 रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर होगा, 4000 एडवांस फ्रॉम मेंबर्स होगा। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, लेजर जरा मुझे बैलेंस करो। कहाँ गया कैलकुलेटर, कहाँ गया, कल तो यही था, कल तो इधर ही रह गया था, घर निकाला ही नहीं था, फिर भी कहाँ है, बैक नहीं होगा। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हाथ ना खुले, हाथ ना खुले, टोटल हो जाना है, खदशा पूरा है। टोटल बता रहे हैं, नहीं टोटल बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, बैलेंस बताएं किधर आ रहा है बैलेंस, क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 84850400। ये कौन सा लेजर में किधर फर्क आया, कंसंट्रेशन सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्क आया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस लेजर का एक नाम रखने को कह रहा हूँ, डेटर का, डेटर कंट्रोल अकाउंट ही का नाम बदलने के लिए कह रहा हूँ। डेटर अकाउंट जहन में लाएं, दोबारा बोर्ड को देखें, डेबिट साइड पे क्या लिखा नजर आ रहा है, सेल। अब कस्टमर्स को तो गुड्स बेची जाती हैं और गुड्स के अगेंस्ट पैसे लेने होते हैं, तो गुड्स के अगेंस्ट पैसे जो आपने कमाए वो आपकी सेल है। लेकिन जब मेंबर्स हैं इनको आपने गुड्स नहीं दी, इनको आपने सर्विसेज दी हैं, तो इनसे जो इनकम होगी उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या सेल इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन की इनकम क्या कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम। ये इनकम तो क्रेडिट नहीं होती, तो ये भी तो इनकम का लेजर ही है, ऊपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखा हुआ। हाँ ये डेटर अकाउंट है, हमेशा सब्सक्रिप्शन अकाउंट को किस तरह ध्यान में रखें, ये डेटर्स कंट्रोल अकाउंट टाइप चीज है। तो डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल होती है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल इनकम की जगह सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। डबल एंट्री बोलेंगे जरा क्या बनती है, मायूसी दोबारा खत्म करके दोबारा बोलने की ट्राई करें, सेल की एंट्री बोलें, क्रेडिट सेल की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर की जगह सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सेल की जगह सब्सक्रिप्शन इनकम। दोबारा रिपीट कर देते एंट्री, ये कोई रजिस्टर तो मेरा सही नहीं रहेगा, पिछले पेज पे आधा आधा सफा खाली पेज नंबर 242 पे, वहाँ ये डेटर कंट्रोल अकाउंट वगैरह भी बना लें और काइंडली प्लीज इरेज बना लें।
अक्सर महसूस होता है कि आप लोग क्लास में आते हैं और यहाँ से जैसे ही जाते हैं वैसे के वैसे अगले दिन दोबारा क्लास में आ जाते हैं। जब बैग यहाँ बंद होता है, पहली बात तो यही गलत है कि हम अगले दिन आते हैं, हम कई दिनों बाद जब दोबारा आते हैं तो बैग वैसा का वैसा उसी वक्त बंद किया होता है जब यहाँ से उठे थे। नहीं, और क्लासेस के लिए हो सकता है, हाँ शायद वहां बैग खुलते होंगे। काश अकाउंटिंग भी कोई और क्लास होती जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। अकाउंटिंग हाईली अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोई बी लॉ हो, कोई सी लॉ हो, कोई अंग्रेजी हो, कुछ ज्यादा सारी हो, टू मच हो, मजा भी आता है। हालात ना उनके हैं ना इनके हैं, हमें कुछ ना हो जाएंगे कि हमारे वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। कंपनी लॉ भी एंड के लिए रखा हुआ है, छोटा सा है, एंड में इकट्ठा ही करूंगा, उसका ये चक्कर चल रहा है। आखिरी दिन करूंगा, आराम से याद रहेगा, वरना भूलना जाए। सारी प्लानिंग हुई है, छोटा सा तो सब्जेक्ट है क्यों ऐसे, बल्कि कंपनी लॉ नहीं, अब बीला के चक्कर में पड़ेंगे। बीला भी अब छोटा हो गया, ये भी सुना है किसी बुजुर्ग ने फरमाया होना, अब तो छोटा सब्जेक्ट है यार। ये पहले बड़ा होता था, अब तो छोटा सा होता है यार, एंजॉय करके उन्हें रिलैक्स करके। इतना टेंशन ना लिएगा, बहुत बीमार हो जाएगा। अगर कोई नहीं ना कह रहा तो ये अंदर से आवाज आती है, जैसे किताब खोले अचानक ज़हन में आता है यार 8 घंटे सिर्फ सोया था, थका थका लग रहा हूँ। 4-5 घंटे मोबाइल देखा है, मतलब फ्रेश नहीं हूँ इस वक्त, फ्रेश नहीं हूँ मैं, ऐसे सर दर्द कर रहा, तो कल पढ़ूंगा। सर जब पढ़ने का दिल करता तब पढ़ लिया करें सर। जी नोटेड है प्लीज। ये क्या बनाया हमने यार? What is the meaning of subscription account for the purpose of understanding? It is similar in nature to the debtors control account। मेरी तरफ जरा देख के कुछ 4-5 अच्छी मेन चीजें बोलो। लिख रहे, अगर लिख ले पहले, अगर लिखते लिखते ना मेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे गलत हो जाएगा। राणा साहब ने लिख लिया तो राणा साहब शुरू हो। नहीं इनकम तो नहीं, सेल वर्ड लगा नहीं, पहले डेटर फाइनल करें, ये तो हो जाएगा। अगर आप डेटर अकाउंट जहन में रखेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं, देख लें गौर से, सिर्फ शायद सब्सक्रिप्शन इनकम वर्ड बदला हुआ। डेटर कंट्रोल अकाउंट अगर जहन में रख लें तो उसी का नाम बदल के हो जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या सब्सक्रिप्शन के पैसे एडवांस हो सकते हैं? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी होगी या इनकम या एसेट होगा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर में आएगा, रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स एसेट्स में आएगा, रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स एसेट्स में, एडवांस फ्रॉम मेंबर्स लायबिलिटीज में। सब्सक्रिप्शन इनकम कहाँ आएगी? डेबिट साइड पे, वो तो आ गई है। सब्सक्रिप्शन इनकम अब कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ आएगी? इनकम्स में। इनकम वाली साइड पे अगर लेजर बना रहे तो क्रेडिट साइड पे, और अगर स्टेटमेंट बना रहे तो इनकम्स में आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन इनकम आएगी या रिसीवेबल आएगी? इनकम आएगी। इस लेजर में किधर है और किधर किधर आएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे, डेटर अकाउंट में जिस तरह डेबिट साइड पे होती है सेल, लेकिन सेल प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो इसी तरह सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। इस लेजर में कहीं रेफरेंस सुने कैश लिखा हुआ है, ये क्या एंट्री हुई है कैश वाली?
कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है? कैश एंड बैंक अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या उसमें ये कैश डेबिट साइड पे आएगा? और ये तो क्रेडिट हो रहा है। इस लेजर में किधर आएगा? किस लेजर में किधर आएगा? कैश के लेजर में डेबिट साइड पे आएगा, सब्सक्रिप्शन के लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि एंट्री हुई है कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई बैड डेट्स है तो ये कहाँ आएंगे? इसमें कोई अगर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स की एंट्री के बैड डेट्स डेबिट होके कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेटर्स की तरह क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। इसमें अगर अलाउंस होगा तो इंशाल्लाह वो भी इसी तरह ही। देन आ रहे पेज नंबर 245 पे कैसे स्टार्ट करने। पीछे छोटी सी एग्जांपल तो मेरा ख्याल है आप बाद में खुद ही करेंगे। ये पेज नंबर 245। इसकी रिक्वायरमेंट ढूंढने में जाते हैं। प्रिपेयर क्या इसका फॉर द ईयर एंडेड एंड इट्स बैलेंस शीट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। व्हाट इज द ईयर एंड 30 जून 2011। क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं जी। फर्स्ट लाइन पे फॉलोइंग इज द receipt and payment account means क्या होता है? कैश एंड बैंक अकाउंट। ऑफ सेहत क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। क्या बना हुआ ये? receipt एंड पेमेंट अकाउंट है। डेबिट साइड पढ़े, कंसंट्रेशन फुल जरा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? किसका ओपनिंग बैलेंस? receipt एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस मींस कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक इकट्ठा हुआ होगा। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन की रिसीट है। ये इनकम है, ये रिसीट है? हमें क्या पता? ये कैसे पता चला? ऊपर हेडिंग लिखी हुई, ऊपर हेडिंग लिखी हुई रिसीट। क्या ये नीचे सारी रिसीट्स की ओपनिंग के बाद? तो ये सब्सक्रिप्शन की रिसीट है या ये सब्सक्रिप्शन की इनकम है? एक सफा पीछे जाए। सब्सक्रिप्शन के लेजर में रिसीट किधर आती है? अभी जो बनाया, अभी तो बनाया यार, डेबिट साइड पर रिसीट आती है सब्सक्रिप्शन के लेजर में। इतने कॉन्फिडेंस डेबिट साइड में। किस अमाउंट का नाम रिसीट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? 40 लाख तो था ही नहीं मेरा ख्याल, 50 लाख और नीचे मेरा ख्याल 35 लाख। रिसीट क्या डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्या सब्सक्रिप्शन की रिसीट और सब्सक्रिप्शन की इनकम सेम फिगर हो सकती है? सब्सक्रिप्शन की रिसीट, सब्सक्रिप्शन की इनकम सेम फिगर हो सकती है? अगर क्या और क्या ना हो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर ना, और अगर हो तो रिसीट और होगी, इनकम और होगी। नीचे रिक्वायरमेंट में जाए, हमने क्या बनाना है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन रिसीट आएगी या सब्सक्रिप्शन इनकम आएगी? इनकम आएगी। और अगर ये रिसीवेबल के लेजर मिल गए तो फिर ये फिगर डिफरेंट हो जाएगी। इस तरह की बातें कभी सुनी आपने में से? कैश फ्लो में वो कब पढ़ी हमने? कैश फ्लो में क्या हो रहा था, कंसंट्रेट कीजिएगा। कैश फ्लो में इनकम्स लिख के रिसीट्स आ रही थी। यहां शायद क्या हो रहा है, रिसीट्स बता के इनकम आ रही। आई होप के बात कुछ क्लियर है। देन क्या लिखा हुआ, एंट्रेंस फी रिसीट है या पेमेंट है? डोनेशन की रिसीट, ये सब रिसीट्स हैं। अगर इनके रिसीवेबल्स ना हुए तो ये इनकम्स भी होंगी, और अगर हुए तो डेफिनेटली गेम ऑन हो जाएगी। इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट कैसे रिसीव हो सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो रिसीट सरप्लस फंड्स। देन रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, 500 गेन आ गया, गेन आ गया, कैश आ गया, डबल एंट्री बोले। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल फिर आ गया,
प्लीज फिर आना है, रोज आना है। अब डिस्पोजल अकाउंट का लेजर ही पता नहीं किस तरह बनता है। नॉर्मल लेजर के तो 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डिस्पोजल अकाउंट में तो 25-30 साइडें होती हैं। इस गरीब में भी 2 साइडें होती हैं। कैश की एंट्री बोलेगा जरा, डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर सेंटर लाइन पे आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। रिसीट दी हुई है, डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा और फिर देखेंगे गेन हुआ या लॉस हुआ, वो डब्ल्यूडीवी से कंपैरिजन होगा। एसेट के क्यों नहीं बनेंगे, क्या वही होगा? इसलिए तो मैंने कहा था वही होगा, वही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्या हुआ है हमारे साथ पिछले दिनों में क्या हुआ हमें पता नहीं। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आएगी? क्या अगर हॉस्पिटल कोई है उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं होगा, वो गरीब डेप्रिशिएट नहीं होगा? क्या एंट्री होगी उस डेप्रिसिएशन की? क्या अकाउंटिंग बदल गई है? नहीं यार, सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजीज बदली, गेम ऑन। आपके सामने सर जी आप कुछ भी खड़ा नहीं रहा, सिर्फ टर्म्स पता चली है, बाकी देखिएगा वही है। क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस दिए हैं, और एक ही बात होती है, फर्क सिर्फ ये एक्सपेंस ई से होता है, पेमेंट बी से होती है। हो सकता है सेम, कब 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 पेबल्स प्रीपेड ना हो तो पेमेंट एक्सपेंस होती है। तो सैलरी की पेमेंट दी हुई, रेंट की पेमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, जर्नल चार्जेस, पीरियोडिकल्स का मतलब होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अखबार लगवाए होते हैं। अब तो मेरे ख्याल ये ऑब्सोलीट होगी बहस, अब तो अखबार सामने आ जाते हैं, एक क्लिक पे सामने आ जाते हैं, जरूरत ही नहीं होती, कौन पढ़ेगा? वैसी खबरें सारी दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। तो लेकिन बहरहाल पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े। ये क्या चीज है, कोई एंट्री बनाए इसके 500 रुपए की? पीरियोडिकल्स एक्सपेंस डेबिट है, अगर पेबल्स होंगे तो ठीक है, वरना ये पेमेंट एक्सपेंस बनना है, इसका कैश क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? एंट्री बोल नहीं, इन्वेस्ट अभी इनकम नहीं है, ये इनकम है या एसेट है? डबल एंट्री बोला था, कैश क्रेडिट हुआ, इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई, इस पे इनकम अलग हुई है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, क्या चीज है इन्वेस्टमेंट? एसेट है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म में, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी लिखा नहीं हुआ, डिसाइड करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस नहीं तो डेफिसिट आ गया, और डेबिट बैलेंस आया हुआ क्रेडिट साइड पे, यार डेफिसिट है, जाने दें यार। पेज नंबर 243 देखें, डेबिट बैलेंस जो होता है डेफिसिट होता है, तो ये भी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस आया? कैश एंड बैंक का, कैश एंड बैंक का। तो डेफिसिट और सरप्लस कहाँ आता है? वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। ये क्या है? ये तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो एक ही चीज है। नेक्स्ट टाइम, द क्लब्स बैलेंस शीट एज ऑन कौन सी डेट? हमने किस डेट में बनानी है? ये हमारे लिए क्या होगी? ये पिछले साल के क्लोजिंग आ रहे हैं, हमारे लिए ब्रॉड डाउन आ गए। किस किस का ब्रॉड डाउन आ गया? जर्नल फंड किसे कहते हैं? इक्विटी को कहते हैं, सिंपली इक्विटी ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल या इक्विटी ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लायबिलिटीज में 2 चीजें मिली हैं जी, रेंट और सैलरीज। ये रेंट एक्सपेंस है या पेएबल है? वजह लायबिलिटीज में है। ये रेंट पेएबल और सैलरी पेएबल का ये ओपनिंग है, ऊपर जाए पेमेंट्स में, क्या इन ओपनिंग्स के मिलने की वजह से वो पेमेंट और उनका एक्सपेंस डिफरेंट हो जाएगा? ऑपोजिट साइड देखें, फर्नीचर नेट का मतलब प्लीज बता दें। डब्ल्यूडीवी है यार, नो डेप्रिसिएशन नहीं लेस हुई है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हुई है। नेट नेट भाईजान, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वर्ड कम ना करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन लेस हुई है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी है, ये डब्ल्यूडीवी है। डेटर्स नेट लिखे हो तो फिर क्या है? अलाउंस लेस हुआ हुआ है, बैड डेट्स लेस हुए हुए हैं, अलाउंस लेस हुआ हुआ है, बैड डेट्स और प्रॉफिट लॉस में होते हैं। तो प्लीज डब्ल्यूडीवी लेस हुई, बहुत टाइम है यार, उतना ही है जितने मैं मोबाइल पे देखा था 1 मिनट पहले, सॉरी वो था नहीं, ठंड लग रही है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, शुक्र है कुछ तो लग रहा है, किसी बहाने लग रहे, नींद ना आए। इन्वेस्टमेंट जी डेबिट नेट मीन डब्ल्यूडीवी। इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस भी ₹1,00,000 है और 2 लाख की फर्दर इन्वेस्टमेंट भी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मिल गया है। क्या ये जरूरी है कि हर सवाल में सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी हो? क्या ये जरूरी है कि एडवांस के साथ साथ रिसीवेबल भी हो सकता है सिर्फ एडवांस ही हो सकता है सिर्फ रिसीवेबल भी हो, और हो सकता है दोनों ही हो।
हमने किस एंगल से लेजर बनाना सीख लिया है, लेकिन अगर कोई एक भी होगी तो हम लेजर बना लिया करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का लेजर अपने जहन में खोलें। ये 15,000 किस साइड पे नजर आ रहा है? ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है, बैंक बैलेंस एसेट्स में दिया हुआ। ये 15,000 जो बैंक बैलेंस है ऊपर ढूंढने, यही 15,000 रिसीट एंड पेमेंट का ब्रॉट डाउन बना हुआ है। ये 15,000 है क्या? वैसे पिछले साल का क्लोजिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग है, तो ऊपर ओपनिंग क्यों बना हुआ? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस साल का है? 11 का। 10 का क्लोजिंग, 11 में ओपनिंग बना हुआ। तब तो प्लीज याद रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मींस कैश एंड बैंक बैलेंस। हाँ, हो सकता है किस सवाल में सिर्फ कैश ही हो सकता है किस सवाल में सिर्फ बैंक बैलेंस ही हो, और ये भी हो सकता है किस सवाल में कैश एंड बैंक, और किसी सवाल में बैंक ओवर ड्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, कौन सी कम से कम 3 चीजें ध्यान में रखें? कैश एंड बैंक मींस कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शायद यहाँ इसका ना है, क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंस कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एंड बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अदर डिटेल्स फॉर द ईयर 2011 आर एज फॉलोज। वहां यहाँ फिर सारी वही डिस्पोजल्स आनी है, और हमने फिर वही करना है, यानी कि मींस गलती नहीं करनी जहां पहले नहीं करते। Furniture purchased on 1st July 2009 costing rupees 4,000 was disposed of on 1st January 2011 at a scrap value of how much? कितनी कॉस्ट वाला किस दिन कब खरीदा था, कितने का बेचा? 1 जुलाई 9 को खरीदा था, 4,000 का खरीदा था, 1 जनवरी 11 को बेचा है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब पुराना हो गया था, स्क्रैप पे पहला नहीं, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। शुक्र आपने बोल दिया, अच्छा ही हो गया। रेजिडुअल वैल्यू सभी उस वक्त एप्लीकेबल होती है जब आपने खरीदा हो। अगर खरीदा है और स्क्रैप वैल्यू लिखा तो रेजिडुअल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड। ये एक्सपेक्टेड है या मिल गई है? ये अब सेल प्रोसीड। अब स्क्रैप पे बेच दिया, अगर स्क्रैप जब हो गया है तो बेच दिया, तो हमें क्या पता ये रेजिडुअल वैल्यू है या सेल प्रोसीड है? ये किस दिन की बात हो रही है? डिस्पोजल डेट की बात हो रही है या खरीदने की बात हो रही है? रेजिडुअल वैल्यू कब एस्टिमेट करते हैं? जब खरीदा होता है, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड। उस वक्त अगर स्क्रैप वैल्यू वर्ड लिखा हो तो यकीनन रेजिडुअल वैल्यू है। लेकिन क्या 500 पे आप बेच दिया है, तब ये स्क्रैप वैल्यू यहाँ क्या बताएगी आपको? बता दें, ये सेल प्रोसीड है। किस दिन कितने का किस हाल में बेचा है? 1 जनवरी 11 को 500 का स्क्रैप के हाल में बेच दिया। कितने का खरीदा था? ये तो 3500 लॉस हो गया। तो ठीक है ना, 4,000 का खरीदा था, 500 का बेचा। क्या कुछ अच्छा इस्तेमाल भी किया? कब से कब तक? 5 जुलाई 9 से लेके 1 जनवरी 11 तक इस्तेमाल किया है, तो डेप्रिशिएट हुआ होगा। तो WDV को सेल प्रोसीड से कंपेयर करते हैं कॉस्ट को, तभी कौन सी फिगर मिसिंग है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और WDV इज मिसिंग। लेकिन परचेज डेट है तो याद है वैसे वर्किंग, देख लेते हैं अभी। नंबर 2, कम से कम बंदा ये तो मुझे याद है। वर्किंग मेरे से देख के आपने लिखनी है और कहने याद है, कम से कम कहते नहीं याद है तो फिर अंदर मैं भी रिलैक्स होकर लिखूं। अब मुझे उम्मीद बन गई कि आपको याद है, मैं कहूंगा बताएं, आपने कहना हम क्या बताएं। याद तो है लेकिन हम क्या बताएं। नंबर 2, धोखा तो ना दें यार, ये तो कहते नहीं भाईजान हमने नहीं करना। मैं पूछता हूँ भाईजान कोई मसला, आप साइलेंट होते हैं। बंदा कहते हैं भाईजान हमने पढ़ा ही नहीं, तो मसला किस चीज का? तो धोखा तो ना दे। 5 मिनट लग रहा था। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? मतलब तो वही होता है, तो बंदा बता ही दे। बताने में क्या, मुझे पता नहीं चला अभी तक, पता तो चल गया यार। लेकिन शायद। नंबर 2, अब वो नहीं है यार, हिस्टोरिकल नौजवान नहीं पढ़ते थे, अब तो पढ़ रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 10 फर्नीचर हैविंग WDV ऑफ कितनी was traded in किसे कहते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज हो गया, क्या मतलब होता है एक्सचेंज? पुराना दे के नया दिया। फर्नीचर हैविंग कितने वाला कितने वाले के साथ एक्सचेंज हो गया? कितने पैसे साथ पकड़ाए हैं?
बताया नहीं है। असूलन कितने पकड़ाने चाहिए थे? देखे देखे गौर से कितने वाला सामने रखा है, कितने वाला उठा लिया, कितने असूलन देने चाहिए? अगर दिए होते तो ऊपर जाए तो पेमेंट्स में ढूंढे, पेमेंट्स में ढूंढे, तो पेमेंट नहीं की हुई, तो क्या इसमें कोई गेन लॉस भी हो सकता है? ये 6000 क्या सही बताया? जब आप पुराना सामने रखते हैं सप्लायर के जाके, तो वो उसकी WDV देखेगा या उसकी मार्केट वैल्यू देखेगा? किसकी? किसकी, पुराने की या नए की? पहले पुराने की भी देखेगा। अगर कुछ नहीं हमने दिया तो क्या हमारे पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू 6700 ही लगी है? 6700 क्या है? ये तो नए की है, ये नए की है। और अगर हमने कुछ नहीं पकड़ाया, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या इतनी ही मार्केट वैल्यू भी लगी है? इसका मतलब ये हुआ कि न्यू एसेट डेबिट होगा, न्यू एसेट डेबिट होगा 700 से, न्यू एसेट डेबिट होगा 6700 से। सोच के बताना, ओल्ड एसेट क्रेडिट होगा 6000 से। ऊपर देखें जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या एसेट से WDV पे? तो पुराना एसेट या तो कॉस्ट से क्रेडिट होता है या WDV से, कभी भी फेयर वैल्यू से नहीं, पुराना कभी भी फेयर वैल्यू से नहीं। तो मैंने 6000 से क्यों क्रेडिट करना है इसे? एसेट्स WDV पे, और बाकी जो 700 है फिर वो गेन है। WDV 6000 है, और अगर मार्केट वैल्यू 6700 है, तो फिर 700 का हमें गेन हो गया इस एक्सचेंज में। डबल एंट्री लिखे जरा, कैसे बनाई मैंने? बोले बोले रिपीट कर। नो कैश कहां से आया? कैश कहां से आ गया? कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट एंड क्रेडिट। न्यू फर्नीचर डेबिट कितने से? ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट कितने से? और कॉस्ट से क्रेडिट होता है, कॉस्ट पे भी हो जाता है, WDV पे भी हो सकता है। कब कॉस्ट पे होगा, कब WDV पे होगा? फेयर वैल्यू पे पुराना एसेट कब क्रेडिट होगा? कभी भी नहीं। हमारी बुक्स में या वो कॉस्ट पे होगा या वो WDV पे होगा। हमने अपनी बुक से निकालना है तो कॉस्ट या WDV से क्रेडिट करेंगे। और फिर गेन क्यों हो रहा है वैसे? कितने वाला हमारी बुक्स का एसेट कितने पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सचेंज हो गया है। ये जो गेन है, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं आएगा? नहीं। अब अदर इनकम वर्ड जरा सही करना है। अदर इनकम अब कोई वर्ड नहीं है, इनकम्स में है। डेफिनेटली अंदर इनकम में आना है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं, लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो उसमें इनकम्स की हेडिंग में सब कुछ आ जाएगा। इनकम्स में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, या अगर स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम्स की हेडिंग के नीचे आ जाएगा। एंट्री लिखी? अच्छा, ये एंट्री मैंने लिख ली है पॉइंट नंबर 2 में, और पॉइंट नंबर 1 में मैंने एंट्री लिखी नहीं है। इसी क्या वजह है? वहां मैं लिख क्यों नहीं सकता? अभी वहां फिगर्स मिसिंग है। यहाँ मैं क्यों लिख गया? क्योंकि शायद पूरी बात हमारे सामने। देन उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 3 पे। डेप्रिसिएशन दी हुई है, 20% फर्नीचर की है और 15% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की है। मेथड कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कभी आपने जिंदगी में अप्लाई किया? सारी बात वही आनी है जो आप मुसलसल रिवाइज करते ही चले गए। कभी कोई सवाल में देता, आपने कहा ठीक है ये वो याद ही हो गया। अब आप मैं दोबारा देता हूँ, आप कहते हैं यार एक से यही सवाल है, तो इसलिए देखते हैं कभी। नंबर 4, sports equipment rupees 12,000 was received at the year end as donation. एंट्री बताएं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशन, इनकम। बस जरा एक सेकंड जरा बात समझे जरा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट, डेफिनेटली डोनेशन इनकम बनना है, लेकिन क्या डोनेशन सारी की सारी एक ही साल में इनकम, या जिस तरह जरा गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिला, गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको कैश मिला हो ग्रांट के तौर पे फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो ग्रांट यकीनन इनकम बनती है, लेकिन एसेट की यूजफुल लाइफ, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा साथ साथ इनकम बनाएगी। क्या एंट्री बनती थी इस ग्रांट की? कैश डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट, क्रेडिट।
फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, जैसे जैसे एसेट अप्रिशिएट होता है वैसे वैसे फिर ग्रांट इनकम बनती है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये ग्रांट डोनेशन, ग्रांट की जगह, अब ग्रांट क्या होती है, पैसे मिले हैं, कमाए अभी नहीं है, कमा लेंगे, तो डोनेशन भी हमारी इनकम तो है, लेकिन अगर ये किसी नॉन करंट एसेट से ताल्लुक रखती है तो देन पहले इसे डेफर कर देंगे, और जैसे जैसे फिर इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होगा साथ साथ कौन सी एंट्री भी करेंगे, डेफर्ड डोनेशन डेबिट, डेफर्ड इनकम। तो फिलहाल मैंने एक कौन सा वर्ड साथ क्यों लगाया, डेफर्ड क्यों लगाया है, डेफर्ड डोनेशन इनकम। समझ आ गया प्लीज? बिल्कुल किस तरह से IAS 20 में जिस तरह, एक सेकंड है बात में पूरी कर लूंगा, कितनी अमाउंट है 12,000, इसके साथ IAS 20 साथ लिख लें, लाइक इन IAS 20। इस ग्रांट को कब इनकम बनाऊंगा, सॉरी इस डोनेशन को कब इनकम बनाऊंगा, जैसे जैसे क्या डेप्रिशिएट होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होगा, साथ साथ में फिर क्या करूंगा, इस डेफर्ड डोनेशन इनकम को फिर मैं, अच्छा फिलहाल इस डेफर्ड डोनेशन इनकम को कहां लिखूंगा, इनकम में लिखूंगा, डेफर्ड डोनेशन इनकम लायबिलिटीज में लिखूंगा, करंट में या नॉन करंट में, हिम्मत जवानो हिम्मत हिम्मत हिम्मत, पता चल रहा है पिछली लाइन में चले जाए, रेट ढूंढे इक्विपमेंट का, रेट ढूंढे इक्विपमेंट का यार, 20%, काफी अच्छा लग जाना इसे, बल्कि इसका एग्जैक्टली कुछ करते रहे हम यार, क्या क्या क्या, जितनी अगले साल इनकम बननी है उतने परसेंट करंट में आनी है, जितनी उसके बाद बनेगी वो नॉन करंट में आएगी। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है इस सवाल में, या चले वो तो ब्रेक कर लेंगे शायद, नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस का इशू नहीं, वो इशू नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस उधर है तो उधर भी लगा, वो इशू नहीं है। इशू क्या है, ये ग्रांट मिली कब है, ईयर एंड पे मिली है, क्या इस साल ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप डेप्रिशिएट करेंगे, ये आखिरी दिन मिला है, ये कब से डेप्रिशिएट करेंगे, नेक्स्ट ईयर से, और फिर नेक्स्ट ईयर से ही इसे इनकम भी, तो नेक्स्ट ईयर किस रेट से ऐसे डेप्रिशिएट करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हम भी उसी रेट से फिर इसे इनकम बना लेंगे इस तरह की। लेकिन चीजें कुछ और भी हमने पढ़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ और भी। बहरहाल इसका ये समझ आ गया मैंने डेफर क्यों किया, क्यों किया, ये इनकम तो है लेकिन एक ही साल की नहीं है, जैसे जैसे एसेट यूज होगा वैसे वैसे फिर इनकम। चले बाकी पूरा करने फिर डिस्कस करते हैं। जी नंबर 5, फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, following amounts are receivable outstanding as a 30th June 2021। ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, रिक्वायरमेंट देखें क्या दे रहा है, क्या दे जा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, किस किस के, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एंट्रेंस फी रिसीवेबल, आगे भी सैलरी रिसीवेबल है और एंट्री रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और एंट्रेंस फी रिसीवेबल क्यों है, लिखा हुआ इसलिए क्योंकि लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, रिसीवेबल क्यों है क्योंकि लिखा हुआ, तो नीचे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो मेरा ख्याल ये भी रिसीवेबल। सही वर्ड सुनिएगा मेरे गौर से, अगर सैलरीज आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो क्या ये पेबल है या रिसीवेबल है, ऊपर जाए जरा, पेमेंट्स हो रही है सैलरी की, अगर किसी को सैलरी रिसीव हो रही हो और उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो रही है तो वो सैलरी रिसीवेबल ही कहेगा। किसी शख्स को सैलरी मिलनी है, वो कहे मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई है तो उसकी रिसीवेबल ही है। लैंडलॉर्ड है, ओनर का प्लाजा है, वो अगर के रेंट आउटस्टैंडिंग है मेरा, तो वो क्या कहना चाह रहा होगा, रेंट रिसीवेबल है। हमारे केस में दोनों पेबल क्यों है, क्योंकि ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, हमने सैलरी की भी पेमेंट करनी है और रेंट भी हम पे कर रहे हैं। अगर यही रेंट कहाँ से उठ के किधर आ जाए, पेमेंट से उठ के अगर रिसीट्स में आ जाता तो फिर इस आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल ही होना था। तो आउटस्टैंडिंग कब रिसीवेबल होगा, कब पेबल होगा, अगर हम पैसे दे रहे हैं तो पेबल होगा और अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो फिर रिसीवेबल होगा।
अगर आप प्लाजा के ओनर है तो आप कहें मेरा रेंट रिसीवेबल है, मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है, और अगर आप टेनेंट है आप कहें मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आप पेएबल कहना चाह रहे हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग, पेएबल और रिसीवेबल दोनों की सेंस दे सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? हम क्वेश्चन देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम पैसे दे रहे हैं या हमें पैसे मिल रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स यहाँ पेएबल्स ही क्यों है, क्योंकि हम पेमेंट्स कर रहे हैं। सैलरी भी हम देते हैं, दे रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस में, और रेंट भी हमने देना। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्वेश्चन में सब पढ़ लिए। अब इन क्वेश्चंस को भी करने का उसी तरह एक तरीका है जिस तरह कैश फ्लो के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है। तो आए उस तरीके को घड़ियां सारी देख लें, आज कम से कम शुरू कर लें, ताकि आदि हैं आप लोग, घर जाके कंप्लीट कर लें। तो शुरू तो कर लें। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो। चलिए, पहला काम तो हुआ, मेन काम तो खत्म हो, आप ऐसे परेशान हो रहे। बनाना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा काम हो गया। ये जरा ऐसी बंद कर देते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वंस अगेन इन्वॉल्व रहने की गेम है। बहुत कुछ जो कैश फ्लो में हो गया है शायद एज इट इज रिपीट होना है, कॉन्सेप्ट वही है, बैलेंसिंग करने का, बनाने का। इन्वॉल्व रहेगा, शायद वो भी रिवीजन है, नई बात भी बीच में आ जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए आपके जहन में क्या होना चाहिए? आप क्या बना रहे हैं? आप प्रॉफिट एंड लॉस टाइप चीज बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। स्पीड अप। अच्छा, टी फॉर्म में भी होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी होता है। आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना लें, अगर टी फॉर्म में कभी लिखा नजर आए तो वो गलत नहीं, मतलब हम दोनों तरह डिफरेंटली नहीं बनाते। हम किस तरह बना लिया करेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बना लिया करेंगे? पहले क्या लिख लिया करेंगे? इनकम्स, और इसके लिए आधे से थोड़ा सा कम सफा छोड़ दें। इनकम्स नॉर्मली ज्यादा नहीं होती, एक्सपेंडिचर्स में ज्यादा फिगर्स होती है जी। नहीं, मेरा ख्याल है उसने शायद यही वर्ड यूज करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर वो कहेगा तो टीम में बना देंगे। आई होप कि ये टीम में लिखने में कोई मसला तो नहीं है। यही जो मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, क्रेडिट डेबिट साइड पे लिख के, तो इनकम्स के लिए स्पेस रख लें, लेकिन हाफ पेज थोड़ी सी जरा कम रखिएगा। एक्सपेंडिचर्स के लिए जगह रख लें, एक पूरा पेज छोड़ दें। यार ये तो पहली हेडिंग होती थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आने, कैश फ्लो हेडिंग लिख लें। क्या लिख लें? सेहत क्लब लिख लें। अब क्या बनाना नेक्स्ट पेज? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कह रहा है, आप वर्ड्स जरूर पता होना चाहिए, बस बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड्स देखें। ये साथ है ना? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे क्या लिखें? एज ऑन, नहीं डेट, 30 जून 2010 11 10/11 और 10 की बना लेते, बनी हुई है, इस साल की बना नहीं, 11 की बना है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम किस फॉर्मेट में बनाएंगे? सबसे पहले क्या? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, सब कुछ वही है। इक्विटी की जगह फंड एंड लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, सारा फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सेम है। क्वेश्चन, चले पेज छोड़ दे, कोई नहीं, थोड़ा सा बच जाएगा तो। वर्किंग्स में, और सबसे पहले अगर तो कैश फ्लो का सवाल है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही बनाएंगे, लेकिन ये सवाल कैश फ्लो कब नहीं है। इसमें सबसे पहला काम वही है जो वहां था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बाद वहां क्या काम होता था? किसके लेजर्स? सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम्स के लेजर्स, एक्सेप्ट कौन सा? लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ हमने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से अलग नहीं किए। यहाँ आपने सिंपली क्या करना, सवाल देखें जरा, जिन फिगर्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं, जिन हेड्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं, उनके आपने सबके लेजर बना लेने विद कौन सी एक्सेप्शन? कोई एक्सेप्शन अब वो भी नहीं है। वो क्यों छोड़ते थे? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट में फिगर आ जाती थी और उसके बस एंड में आना होता था। तो अब आपने क्या करना है,
प्लीज सेंटेंस क्या करना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी, लेकिन जितनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हेडिंग्स अवेलेबल हैं सब के लेजर्स बनाओ। मसलन बताएं सबसे पहले किसका बनाओ, ये बिल्कुल सही है आपकी, तो सबसे पहले किसका लेजर बन गया। अच्छा यहाँ कुछ लेजर शायद बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस वक्त पहला सवाल अगर कर रहे हैं आप तो सारे ही बना लें। सब किसके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जितनी हेडिंग्स नजर आएंगी उन सब के लेजर्स बना लें। लेकिन अब ये ढूंढते हुए बैलेंसेस रैंडम डाटा होता है अक्सर, यहाँ कैश फ्लो के सवाल में तो नॉर्मली ओपनिंग क्लोजिंग सीधा दिया होता है, लेकिन यहाँ जरा एक दो मेरे से जरा शुरू कर लें जरा। जनरल फंड का ओपनिंग बताएं, नहीं कैश एंड कैश फ्लो, हमने कैश फ्लो तो नहीं बनाना, हमने ओपनिंग क्लोजिंग से मैच तो नहीं करना, प्रॉफिट लॉस बनाना, हमने डेफिसिट सरप्लस निकालना, तो वो नहीं बहस। रुक जाए जहां भी ओपनिंग बताएं, 172 500, क्लोजिंग बताएं, नहीं है निकाल लेंगे, रिलैक्स है। नेक्स्ट का लेजर बनाओ, रेंट का या पेबल का, तो ये तो रेंट का है, लाइबिलिटीज में अगर रेंट वर्ड लिखा हुआ तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये असल चीजें जो फाइनल होनी चाहिए इनमें। ब्रॉड डाउन बताएं, ब्रॉड डाउन ही बता दिया यार। अच्छा नीचे जाएं, इसका क्लोजिंग नीचे है, तो ये रैंडम इन सवालों में डाटा शायद थोड़ा सा रैंडम होगा, तो इस स्टेप में आपने क्या करना है, जितने हेड्स मिलेंगे उनके ओपनिंग क्लोजिंग पूरे सवाल में से सर्च करके लिखना है। तो ओपनिंग कहां से मिला, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, क्लोजिंग कहां मिल रहा है, नीचे कहां, एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। डन है सर, कितना है क्लोजिंग 2000, ओपनिंग कितना है 11,000, क्लोजिंग कितना है 2,000, सबको पता चल गया क्या हुआ है। एक और बनवा दें फिर उसके बाद आप भी शुरू कर लीजिएगा। सैलरीज, सैलरीज का ब्रॉड डाउन प्लीज यार, सैलरीज का या सैलरीज पेएबल का, एक ही बात ना कह दीजिएगा। 17,500, क्लोजिंग, क्लोजिंग शुरू कर लें। जी फर्नीचर का कैरी डाउन बता, जान दे आपको, फर्नीचर का ब्रॉड डाउन बताएं, कैरी डाउन बताएं, नहीं है, जीरो लिख लो, नहीं है सही वर्ड, अभी पता नहीं है, तो क्या क्लोजिंग भी आ सकता है, लेजर बना के क्लोजिंग भी आ सकता है, अगर ट्रांजेक्शन्स पूरी होने तो क्लोजिंग भी आ रहा है। ब्रॉड डाउन इक्विपमेंट 20,000, कैरी डाउन। अच्छा इस वक्त वंस अगेन इंपॉर्टेंट वही चीज है जो कैश फ्लो में थी, इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन नहीं देख रहे हम, क्या देख रहे हैं, सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। ट्रांजैक्शंस की बारी कब आती है, जब लेजर्स बन जाते हैं, तो इस वक्त फोकस सिर्फ किस पे है कि ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाए। इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट्स का क्लोजिंग, 2 लाख है तो सही, 2 लाख के पेमेंट ठीक है, लेकिन मतलब इन्वेस्टमेंट से क्या ताल्लुक है उसका, इन्वेस्टमेंट में इजाफा है, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो होनी, वो ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टमेंट में फर्दर ट्रांजैक्शन है, वो क्लोजिंग नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट के लेजर में फिगर आएगी 2 लाख, आएगी शायद, लेकिन सीधी नहीं है वो। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एक सेकंड रुक कर जरा, जहां भी है जरा देखें, ढूंढाएं जरा चीजें।
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ब्रॉट डाउन कितना है, किस साइड पे आएगा, कैरी डाउन कितना है 8,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस कितनी है इस सवाल में, मिली नहीं, मिली नहीं है, होती नहीं है, है नहीं, है नहीं, हो सकती है। और अगर हो तो काइंडली एक सेकंड जरा वर्ड जरा ध्यान रख लीजिएगा, अगर कभी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन एडवांस दोनों हो जाएं तो इनका लेजर हमेशा कंबाइन बनता है। जरा सेंटेंस बोल दे जरा, किसकी तरह, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की तरह। इंटरेस्ट रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन बताएं, कैरी डाउन बताएं, कैरी डाउन बताएं, नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फुल कंसंट्रेट जो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आगे रुक गए, हाँ कटे कटे सर। इसके बाद क्या लिखा नजर आ रहा है, बैंक बैलेंस भी एसेट है, बैंक बैलेंस का भी लेजर यहाँ बनना है। यहाँ कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अलावा लेजर्स की बहस नहीं हो रही। सेंटेंस रिपीट कर देंगे, सॉल्व में किसके लेजर बनने हैं, सब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम्स के लेजर बनने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बैंक का लेजर इसलिए ना बनाएं क्योंकि सवाल में पहले ही पूरा बना हुआ है गरीब, तो ढूंढ के बताएंगे बना हुआ, ढूंढे कहाँ बना हुआ, किस सवाल में बना हुआ है, इसी सवाल के अंदर क्या बना हुआ है। 12,000 15,000 से शुरू करके 30,500 पे आ भी गया हुआ है। तो बैंक का बैलेंस क्योंकि पूरा ऑलरेडी बना हुआ है तो इट इज टाइम वेस्टिंग कि हम फिर वर्किंग में बना लें। अगर ये ना बना होता तो क्या हम ये भी बनाते, मैंने तो कहा था नहीं बनाना। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की वर्किंग करते हुए कौन से लेजर छोड़ देने, यहाँ नहीं छोड़ने, यहाँ सब बनने। लेकिन अब ये टाइम वेस्टिंग है कि हम बैंक का लेजर देख के बनाना शुरू कर दें। दोबारा देखें जरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, के बैंक का लेजर नहीं है, कैसे पता चली जा रहा मुझे, वही ब्रॉट डाउन 15,000, वही रिसीट्स, वही पेमेंट्स। तो ये लेजर मैं क्यों नहीं बना रहा बैंक का, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ मिल गया है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तो फिगर्स खत्म हो गई हैं। लेकिन जरा एंड में पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट 5 में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का लेजर है, रेंट पेबल, सब सैलरी पेबल तो है, एक एंट्रेंस फी का रिसीवेबल आ रहा है। इसका ओपनिंग तो नहीं नजर आया लेकिन इसका क्लोजिंग है। इस स्टेप में आपने क्या करना है कि जिन हेडिंग्स के अगेंस्ट ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों या सिर्फ ओपनिंग या सिर्फ क्लोजिंग मिल जाए उनके लेजर खोल लेने। तो एंट्रेंस फी पेबल रिसीवेबल का क्या नहीं मिला था, लेकिन क्या क्लोजिंग मिल गया है। तो ओपनिंग तो उसका 0 था, नहीं 0 था, पिछले साल की बैलेंस शीट पूरी बनी हुई है, पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है जिसके अंदर इंटरेस्ट फी का रिसीवेबल आ ही नहीं रहा। पता नहीं है ये है नहीं है, ये भी क्लियर कर देना है, नहीं है, पिछले साल कोई रिसीवेबल नहीं था। लेकिन क्या इस साल रिसीवेबल है। आपको पता है इनकम और रसीद डिफरेंट हो जाती है अगर ओपनिंग या क्लोजिंग या ओपनिंग और क्लोजिंग मौजूद हो। अगर सिर्फ ओपनिंग या सिर्फ क्लोजिंग है तब भी क्या रसीट और इनकम में फर्क पड़ जाएगा। कब इनकम ही रसीट और कब रसीट ही इनकम हो जाएगी, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ना हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ना हो। अगर सिर्फ कोई एक बैलेंस भी है तब भी रसीट और इनकम और तब भी पेमेंट और एक्सपेंस में डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने इस स्टेप में वर्किंग में कौन से लेजर खोले हैं, जिनके मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स के जिनके मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग या सिर्फ ओपनिंग या क्लोजिंग मिल गए। अब जरा पढ़ के देख लें, हमारे सारे लेजर्स वही हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नामों से हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस किसके होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस किसके होते हैं, बैलेंसेस किसके होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स के होते हैं। तो यहाँ तक सब इकट्ठे। जब ये काम हो जाता है तो नेक्स्ट फिर हम क्या शुरू करते हैं, फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन्स ढूंढते हैं और अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग करते हैं। लेकिन अब आ जाए आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अब ये कोई जरूरी नहीं होता कि एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे ही हो, पूरा सवाल जरा मैं सब पढ़ लें। दरमियान में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का तो जो हमने करना था वो कर लिया है। आप क्वेश्चन के स्टार्ट में जरा जाएं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चले जाएं, ब्रॉट डाउन मिला है, मिल गया सर। अब आते हैं पहली रिसीट कौन सी है, ब्रॉट डाउन रिसीट है या सब्सक्रिप्शन रिसीट है,
ब्रॉड डाउन रसीट है, सब्सक्रिप्शन रसीट है? बोला नहीं जा रहा वर्ड सही। सब्सक्रिप्शन की रसीट है, ये सब्सक्रिप्शन की इनकम है। अब मेरे वर्ड फिर उसी तरह के शुरू होने लगे। रेडी है सारे? टाइम नहीं है, जितना मुझे चाहिए उतना उतना इस वक्त है। सवाल पे फोकस करें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रसीट? इस रसीट को बोर्ड पे देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां लिखो? इस रसीट को अगर कैश फ्लो बना रहे होते तो कहीं लिखते, लेकिन आप कैश फ्लो नहीं बना रहे। इस रसीट को इनकम्स में लिखो या एक्सपेंसेस में? इस रसीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां लिखो? लेजर में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा लेजर है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस लेजर का नाम है? यकीनन लिखना है वहां, लेकिन ये भी क्लियर रखिए कहां कहां नहीं लिखना, कहीं अचानक दिल ही ना कर बैठे। कहां नहीं लिखना, कहां नहीं लिखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ताल्लुक नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेजर्स में है। क्या किसी लेजर में ये सब्सक्रिप्शन की रिसीट आएगी? किस लेजर में? किस तरह? किस तरह? और रिसीट तो डेबिट होती है। अपना कौन सा लेजर है इसका? कैश बैंक का लेजर बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन के लेजर में यार ये तो इनकम है, इसने आना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बोर्ड पे देखें, क्या सब्सक्रिप्शन की रिसीट और इसकी इनकम में डिफरेंस होगा? इस लेजर को जब बैलेंस करेंगे तो इंशाल्लाह इनकम निकल आनी है। तो इनकम यकीनन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी है। रिसीट कहाँ आनी थी? वर्किंग्स में आनी। डन हो गया प्लीज? समझ आ गया सबको? और समझ आ गया सर? एक और लिखवा के उठना है आपने। एंट्रेंस फी की रिसीट है या इनकम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ लिखो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ लिखो? स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ लिखो? वर्किंग्स में किसी लेजर में लिखो। किस लेजर में लिखो? किस तरफ लिखो? हर रसीट रिसीवेबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे हो। रसीट अपने लेजर में डेबिट है, किसी भी और लेजर में जाएगी तो क्रेडिट होना है। डबल एंट्री बोलने की क्या बनी? अगर ये इंटरेस्ट फी रिसीवेबल का लेजर ना होता तो क्या ये रसीट इनकम भी होती और फिर इनकम को आप इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते। लेकिन क्या ये अब रिसीवेबल का लेजर, इंटरेस्ट फी रिसीवेबल का लेजर आपको पुकार के बता रहा है कि मैंने बैलेंस हो जाना है, लेकिन आपने अभी इसकी पुकार नहीं सुननी। इसकी पुकार कब सुनेंगे? जब सारे लेजर्स पूरे हो जाएंगे। ये प्लीज बोल रहा है मैंने बैलेंस हो जाना है, हम इसे कह रहे हैं हौसला रखिए यार, आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बात करें, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। घर के लिए क्या क्या जरा बता के उठेगा, नहीं नंबर बताइएगा जरा। 132 133 थ्योरेटिकली पढ़ना है और जाते हो अपने आंसर शीट ले जाए। कल मुझे वो कौन सा पेज है 344 पे जो क्वेश्चन है क्विकन, उसका आंसर काइंडली मुझे जरा देना है। एक सेकंड जरा बैठिएगा जरा, सॉरी है। ये कल अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास का टाइम निकाल लें हम, अगली 2 छुट्टियों में से मेरे ख्याल है दोनों तो छुट्टियां हो रही हैं, अगर कल कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाला जा सके। ये 3 से 5 भाई की आवाज आई है। अगर किसी को क्लास का मसला तो बता दें, वरना रख लें यार, ये सवाल ही कर लें। 3 से 5 ठीक है, ऐसे पढ़ के घर चले जाएंगे। कितने में तक फारिग हो जाएंगे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 3 तक रख लें, 3 सवा 3 तक शुरू कर लेंगे, असर तक। कितने शुरू होनी तो आप फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन लेंगे। तो एक आध मसला के बच्चे का तो फिर मेरे ख्याल मैनेज कर लेते हैं। इंशाल्लाह 3 में मुलाकात होगी। कल सुबह भी होगी और शाम भी होगी। दोपहर को आपने खुद पढ़ना है। नहीं वो मेरे ख्याल बच्चे सब कह रहे हैं आप बड़े हैं, आप मैनेज कर लेंगे। नहीं इंशाल्लाह वो नहीं होगी, वो होगी इंशाल्लाह। सुबह को अपने नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। उसके बाद से लेकर 3 बजे तक इंशाल्लाह मैं कोई असाइनमेंट दूंगा, वो आप दोपहर को करेंगे और फिर इंशाल्लाह पढ़ के उस्मान साहब एक ही दफा कर जाएंगे। बार बार फिर गलत है यार। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी दूर से कैसे आएंगे फिर आप? तो इंशाल्लाह कल किस टाइम पे भी होगी और किस टाइम पे भी होगी? 8 बजे भी होगी और 3 बजे भी होगी और असर के बाद भी सुना फारिग हैं। अल्लाह हाफ़िज़।